आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आई दुलकर सलमान की बेहतरीन मूवी लकी भास्कर के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं अमेजिंग 8 स्टार आउट ऑफ 10। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 29 मार्च 1992 का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर कुमार हर रोज की तरह सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके घर CBI वाले आ जाते हैं और भास्कर को लेकर मगधा बैंक पहुँच जाते हैं, जहाँ CBI चीफ लक्ष्मण राव बताते हैं कि तुम पर कुछ इल्जाम लगे हैं, जैसे बैंक फंड्स मिसयूज करना, सिक्योरिटीज और बैंक रिसीट फ्रॉड में शामिल होना। और फिर लक्ष्मण राव भास्कर की बैंक डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 11 अगस्त 1989 यानी कि लगभग 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर डायरेक्ट हमसे बात करता है और बताता है कि वो मगधा बैंक में कैशियर की जॉब करता है और उसकी मंथली सैलरी 6,000 रुपए है, जहाँ उसने 36,000 रुपए का लोन भी ले रखा है और वो पिछले 3 सालों से इस बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय है, जिस वजह से उसके सीनियर हिमांशु सर ने उसे प्रमोशन दिलवाने के लिए प्रॉमिस किया है। भास्कर का बेस्ट फ्रेंड सांबा भी इसी बैंक में प्यून की जॉब करता है और फ्री टाइम में ये दोनों पास के ही कैफे में कुछ रुपए के लिए ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जिन्हें बैंक के फॉर्म वगैरह भरना नहीं आता। इसके अलावा भास्कर ने अपनी कॉलोनी के कई लोगों से भी उधार ले रखा है, जिसमें किसी से 1,000 रुपए तो किसी से 1,200 रुपए, और यहीं पर एक पटेल भाई भी थे जिनसे भास्कर ने 10,000 रुपए उधार ले रखे थे। यहाँ पटेल भाई भास्कर को ब्याज न दे पाने पर धमकी देकर चले जाते हैं। इसके बाद भास्कर घर पहुँचता है और फिर भास्कर हमें अपने घर के बारे में बताता है। ये घर भास्कर के पिताजी ने बनवाया था और भास्कर का छोटा भाई इंजीनियर बनने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा होता है। उसकी बहन टाइम पास के लिए एक डिग्री कॉलेज से पढ़ाई कर रही है और उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो लोग छोटे थे। इसके बाद भास्कर अपने पिताजी के बारे में बताता है, जिनका नाम प्रहलाद कुमार होता है और एक टाइम पर वो बॉम्बे के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 10 साल पहले उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्हें वहाँ पर धोखा मिला, जिस वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए और आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं और उन्होंने पिछले 10 सालों में किसी से भी बात नहीं की। इसके बाद भास्कर अपनी वाइफ सुमति के बारे में बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि भास्कर और सुमति ने लव मैरिज की थी, जहाँ सुमति ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भास्कर को अपनाया था। भास्कर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और ये बात सुमति को पता थी, लेकिन वो भास्कर पर पूरा भरोसा करती थी। भास्कर का 6 साल का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम कार्तिक होता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुमति को अपने भाई के लड़के के बर्थडे में जाना होता है और यहाँ भास्कर के पास उसको गिफ्ट देने के भी पैसे नहीं होते। तब मजबूरी में सुमति कार्तिक का न्यू टॉय गिफ्ट में दे देती है और जब हम भास्कर के ससुराल का सीन देखते हैं तो वहाँ भास्कर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती और सुमति की माँ भी सुमति को भास्कर को छोड़ने की सलाह देती है और दूसरी शादी करने को कहती है, जिससे सुमति को काफी गुस्सा आ जाता है। और जब वो बाहर आती है तो वहाँ कार्तिक की मामी ने कार्तिक को केक का पीस भी नहीं दिया होता है और जब कार्तिक मामी से केक मांगता है तो वो मना कर देती है। जैसे सुमति देख लेती है तो उसे और गुस्सा आता है और फिर वो भास्कर को यहाँ से चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर के पास पाव खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते, फिर भी सुमति और भास्कर मैनेज करते हैं और हम समझ पाते हैं कि भास्कर अपने परिवार के साथ काफी खुश रहता है और वो भी पूरी कोशिश करता है कि उसका परिवार खुश रह सके। जिसके बाद हम कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर कुछ पैसे के बदले लोगों की हेल्प कर रहा होता है। तभी यहाँ एंथनी नाम का पर्सन आता है, जिसे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए रहता है, लेकिन उसके पास कोई भी कोलेटरल नहीं रहता। तो भास्कर उसे मना कर देता है कि इतने डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक का काम नहीं होगा। तब सांबा बोलता है कि एंथनी को उसने ही बुलाया है, एंथनी का पोर्ट पर माल अटका हुआ है जो 2 लाख रुपए दे के ही मिलेगा और उस माल की मार्केट में इतनी डिमांड है कि 4 लाख में भी आराम से चला जाएगा। आगे एंथनी बताता है कि एक शिप का कैप्टन मेरा पुराना दोस्त है, उसके जरिए ढेर सारे टीवी मंगाए हैं जो मार्केट से काफी कम रेट में मिल गए हैं। अभी मेरा दोस्त फुल पेमेंट एडवांस में ही मांग रहा है, वरना नीलामी की धमकी दे रहा है। जिस पर भास्कर बोलता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन ये पैसे बैंक के हैं, उसे तो कुछ न कुछ कोलेटरल चाहिए ही। और फिर वो एंथनी को जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी एंथनी पीछा नहीं छोड़ता और अपना विजिटिंग कार्ड देकर चला जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर मंदिर से निकल रहा होता है तो यहाँ पटेल भाई आ जाते हैं और भास्कर को सबके सामने खूब सुनाते हैं और वो भास्कर की पॉकेट फाड़ देते हैं और उसका स्कूटर लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से यहाँ भास्कर सभी के सामने इंसल्ट फील करता है और फिर वो बैंक जाने के लिए टैक्सी लेने लगता है। तो उसे याद आता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तब फिर वो तुरंत दौड़कर बैंक जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सीनियर्स ने उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। फिर भी वो इसे अपनी किस्मत समझकर जाने देता है। अब आगे भास्कर कैफे में बैठा होता है, तब सांबा वहाँ आता है और बोलता है कि हिमांशु सर ने जानबूझकर उसे प्रमोशन नहीं दिया और फिर वो भास्कर को रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है, जिसमें सिर्फ सुधीर का नाम होता है। जिसे देख भास्कर को गुस्सा आता है कि लगातार 3 साल तक बेस्ट एम्प्लॉय होने के बाद भी उसे रिकमेंड तक नहीं किया
गया और फिर वो हिमांशु सर के ऑफिस में जाकर उनको भेदभाव करने पर काफी सुनाने लगता है। तो हिमांशु सर उल्टा उसे ही कैफे में अलग से धंधा करने पर खूब सुनाते हैं और सीनियर तक बात पहुंचाने को बोलते हैं, जिसे सुन भास्कर उनसे माफी मांगता है और सबके कहने पर वो भास्कर को जाने देते हैं। जिसके बाद भास्कर वॉशरूम जाता है और वहाँ से नॉर्मल होकर वापस अपने काम पर लग जाता है, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। और वो बाद में हिमांशु सर से माफी भी मांगता है, तो वो भी इस मैटर को जाने को बोलते हैं। और फिर इन सब के बाद भास्कर सांबा के साथ कैफे में जाता है, जहाँ भास्कर एंथनी को बुलाकर उससे पूछता है कि उसके माल का क्या हुआ। तो एंथनी बोलता है कि आज उस माल की नीलामी होने वाली है और अगर उसे अभी भी 2 लाख रुपए मिल गए तो वो आज के आज ही 4 लाख रुपए कमा कर ले आएगा। तब फिर भास्कर एंथनी को 2 लाख रुपए कैश देता है और टोटल कमाई से 20% सांबा और उसे देने को बोलता है, जिसके लिए एंथनी मान जाता है और तुरंत नीलामी रुकवाने के लिए कॉल करने चला जाता है। और यहाँ पता चलता है कि भास्कर ये पैसे बैंक के ही उठा लाया है। तब फिर सांबा उसको बोलता है कि तू अब तक ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन अब ये सब क्यों, हमें जेल भी हो सकती है। जिस पर भास्कर बोलता है कि 2 दिन बाद उसे पापा को चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, 1 हफ्ते बाद बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पिछले हफ्ते भाई बहन की कॉलेज की फीस जमा की थी, घर पर सभी लोग उसके प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और वो पटेल मेरी स्कूटर भी ले गया और उसके पास बैंक तक टैक्सी से आने के पैसे भी नहीं थे। आगे भास्कर बोलता है कि बाट लगेगी तो उसकी लगेगी और किस्मत ने साथ दिया तो पूरे परिवार का भला हो जाएगा और अब से मेरी वजह से मेरा परिवार कभी नहीं हारेगा। जिसके बाद भास्कर एंथनी से पूरे प्रोसेस के बारे में पूछता है, तो एंथनी बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडिया में काफी डिमांड है और कई सारे बड़े ब्रांड्स को यहाँ खरीदेंगे तो 35 से 40 हजार रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वही आइटम कुछ देशों में 12,000 से कम में भी मिल जाते हैं और इतना बड़ा गैप टैक्स के लगने की वजह से आता है और हम इस टैक्स से बचने के लिए इन आइटम्स को स्पेयर पार्ट दिखाकर मंगवा लेते हैं और पोर्ट पर जान पहचान से माल निकलवा लेते हैं। इसके बाद भास्कर अपने घर चला जाता है और सांबा एंथनी के साथ पोर्ट के लिए निकल जाता है। घर जाकर भास्कर सुमति को प्रमोशन न मिलने के बारे में बताता है, जिससे वो भी थोड़ा उदास हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर सांबा और एंथनी का वेट कर रहा होता है और जब वो दोनों काफी देर तक नहीं आते तो उसके मन में ढेर सारे ख्याल आ रहे होते हैं, जैसे कि इन लोगों के पहुंचने से पहले ही नीलामी तो नहीं हो गई, या दोनों पुलिस से पकड़े तो नहीं गए, या फिर सांबा और एंथनी दोनों मिलकर पैसों के साथ भाग तो नहीं गए, एंथनी ने सांबा को धोखा तो नहीं दे दिया। ये सब ख्याल भास्कर के मन में इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि एंथनी ने 2 घंटे में वापस आने का बोला था, लेकिन इतनी देर बाद भी दोनों में से कोई नहीं आया था। अब रात में सांबा और एंथनी दोनों भास्कर के घर आते हैं और डील के पूरे होने की खबर सुनाते हैं और इस डील से भास्कर टोटल 25,000 रुपए कमा लेता है, जिससे वो काफी खुश होता है। और फिर वो तुरंत पटेल भाई के यहाँ जाकर उन्हें ब्याज के साथ पूरे पैसे दे देता है और अपना स्कूटर वापस ले आता है और फिर अगले दिन बैंक जाकर 2 लाख रुपए वापस रख देता है। इसके अलावा रजिस्टर में भी एंट्रीज को मैनेज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर अब बार बार बैंक से पैसे निकालने लगता है और एंथनी के साथ मिलकर यही काम करने लगता है, जिसके प्रॉफिट से वो सबके पैसे चुका देता है और अपना लोन भी क्लियर कर देता है। इसके अलावा अब भास्कर सेविंग्स भी करने लगता है और ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है, जहाँ भास्कर के बढ़ते खर्चों की वजह से सुमति काफी परेशान होती है और एक दिन वो इन सब पैसों के बारे में पूछ ही लेती है। तो भास्कर बोलता है कि उसने अपने फ्रेंड एंथनी के साथ मिलकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है और उसमें मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है, जिसे सुन सुमति बहुत खुश होती है। इसके बाद हम भास्कर के बेटे कार्तिक के बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन देखते हैं, जहां भास्कर ने पहली बार कार्तिक का बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया था, जिससे सबको कहीं न कहीं जलन भी हो रही थी। अब यहाँ सेलिब्रेशन के बाद एंथनी बताता है कि उसके बेटे की अमेरिका में जॉब लग गई है, तो अब वो उसे भी वहाँ बुला रहा है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता, इसलिए एक लास्ट डील आई है। इस सैटरडे को दुबई से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही है और अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हो तो हम 3 गुना ज्यादा कमा सकते हैं और इस बार 3 बराबर हिस्से करेंगे, जिसे सुन भास्कर मना कर देता है क्योंकि बैंक से 10 लाख रुपए निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन एंथनी भास्कर को सोच के बताने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कार्तिक रोते हुए बोलता है कि उसके फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाते थे कि कार्तिक हमारे बर्थडे पर फोकट का केक खाने आ जाता है, लेकिन आज के बाद उसे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। और फिर वो भास्कर को गले लगाकर रोने लगता है। यहाँ कार्तिक की खुशी देखकर भास्कर एंथनी को कॉल करके लास्ट डील में भी शामिल हो जाता है और सैटरडे शाम तक पैसों को अरेंज करने का बोल देता है। और सैटरडे के दिन जब भास्कर बैंक में बड़ा सा सूटकेस लेकर जाता है तो सीनियर उससे बैंक में सूटकेस लाने का रीजन पूछते हैं, जिस पर भास्कर बोलता है कि शाम को उसे आउट ऑफ टाउन जाना है और बैंक के बाद उसे घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से ही निकल जाएगा। और यहाँ शाम तक भास्कर किसी तरह बैंक से 10 लाख रुपए निकालने में कामयाब हो जाता है और तुरंत पोर्ट जाकर तीनों कार्ड निकलवा लेता है। लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉब्लम भी आ जाती है और वो ये थी कि इन लोगों को कोई भी बायर नहीं मिलता और जिस बायर से इन लोगों ने बात कर रखी थी उसे किसी केस में पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिससे भास्कर भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे मंडे
संडे तक हर हाल में 10 लाख रुपए बैंक में वापस रखने थे। बाद में इन लोगों को पता चलता है कि गोवा में एक बायर है, तो फिर ये लोग किसी तरह पुलिस से बचते हुए बॉर्डर क्रॉस करते हैं और गोवा जाकर कार को बेच देते हैं, जिससे इन लोगों को काफी प्रॉफिट होता है। और फिर यहाँ से मुंबई पहुँचते ही एंथनी अपने हिस्से के पैसे लेकर अमेरिका के लिए निकल जाता है और वो एयरपोर्ट पर जुगाड़ भी लगा लेता है जिससे कि उसका बैग चेक न हो। अब इसके बाद भास्कर तुरंत घर जाता है, जहाँ वो पहले प्रॉफिट वाले रुपए निकाल देता है और बैग में कुछ कपड़े वगैरह डाल देता है। और जब वो बैंक पहुँचता है तो वहाँ भी पुलिस आई होती है, जहाँ पहले तो उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हिमांशु सर और सुधीर बैंक से लोन अप्रूव करवाते थे और क्लाइंट से पैसे लेते थे। यही नहीं, हिमांशु ने सुधीर को प्रमोशन देने के लिए भी पैसे लिए थे। इस सब के बावजूद भास्कर किसी तरह 10 लाख रुपए वापस रखने में कामयाब हो जाता है, जहाँ वो ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सांबा भास्कर को नया टेंडर ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ भास्कर सांबा को बस यही रुक जाने को बोलता है, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये लोग जितनी जगह पर बचे हुए थे वो इन लोगों के लिए एक रेड सिग्नल था। लेकिन सांबा नहीं मानता और वो अगले दिन ही अपना इस्तीफा दे देता है और ओट पर एक ट्रेडर ढूंढकर अपना बिजनेस शुरू कर देता है। दूसरी ओर भास्कर के छोटे भाई का लंदन की टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो भास्कर अपनी पूरी सेविंग लगा के उसे लंदन स्टडी करने के लिए भेज देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब भास्कर बैंक पहुंचता है तो वहाँ चेयरमैन सर भी आए होते हैं और यहाँ भास्कर को पता चलता है कि चेयरमैन सर उसे ही बुला रहे हैं। तो डरते हुए भास्कर ऑफिस में जाता है, जहाँ चेयरमैन बताते हैं कि पुराने स्कैम में शामिल कुछ लोगों को बैंक से निकाला जा रहा है, साथ ही बैंक में कुछ सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर भी ले रहे हैं। और आगे चेयरमैन बोलते हैं कि इसी वजह से कुछ पोस्ट खाली हैं और यहाँ भास्कर को प्रमोट करके असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाया जा रहा है, जहाँ भास्कर की सैलरी होगी 19,000 रुपए और साथ में कई सारी चीजें भी रहेगी। और जब चेयरमैन भास्कर से कोई और इच्छा पूछते हैं तो भास्कर उनसे अपनी फेवरेट कार मांग लेता है, जिसे वो महीनों से बस देख ही पा रहा था। और इस कार को बैंक ने किसी के लोन न चुकाने पर जब्त कर ली थी, तो ये बैंक में खड़ी ही रहती थी, इसलिए चेयरमैन उसे ये कार दे देते हैं। अब आगे भास्कर सीधा घर जाता है और अपनी खुशी पूरी परिवार के साथ बांटता है और प्रमोशन की बात सुनकर सुमति भी काफी खुश होती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां लक्ष्मण राव जब भास्कर की बैंक डिटेल पर नजर डालते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक साधारण बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में होते हैं 100 करोड़ रुपए। अब यहाँ लक्ष्मण राव बोलते हैं कि जब तुम्हें एजीएम की पोस्ट मिली उसके 6 महीने बाद तक हर महीने 19,500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आते रहे। और फिर वो भास्कर से आगे के लाखों करोड़ों रुपए की डिपॉजिट के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद हम दिसंबर 1990 का सीन देखते हैं, जहाँ चेयरमैन भास्कर को कुछ जरूरी काम और क्लाइंट की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिनमें एक होता है हर्षा मेहरा, जिसके बारे में चेयरमैन बताते हैं कि वो हमारा सबसे वैल्यूएबल कस्टमर है, उसकी वजह से बैंक को करोड़ों का बिजनेस मिलता है, उसका थोड़ा खास ख्याल रखना, जिसके लिए भास्कर मान जाता है। अब आगे हम जनवरी 1991 का सीन देखते हैं, जहां भास्कर के पास हर्षा मेहरा की ओर से सूरज आता है, जो कटारी बैंक की ओर से बीआर लाया था। बीआर बेसिकली बैंक रिसीट होती है। जिस तरह से लोगों को और कंपनी को बैंक लोन प्रोवाइड करती है, उसी तरह एक बैंक दूसरे बैंक को भी लोन दे सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक के रूल के हिसाब से एक बैंक डायरेक्ट दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। इसके लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है और इस केस में ब्रोकर होता है हर्षा मेहरा। अभी कटारी बैंक को मगधा बैंक से लोन चाहिए था, तो मगधा बैंक हर्षा मेहरा को लोन का अमाउंट ट्रांसफर करेगी और हर्षा मेहरा ये अमाउंट कटारी बैंक को भेज देगा। और जब कटारी बैंक को लोन क्लियर करना होगा तो वो हर्षा के जरिए ही मगधा बैंक तक पैसे भेजेगी और इसके लिए हर्षा को कुछ कमीशन मिलेगा। अब यहाँ भास्कर ये बीआर अप्रूव कर देता है और सूरज को 2 हफ्तों में पेमेंट ब्याज के साथ क्लियर करने को बोलता है, जिस पर सूरज बोलता है कि कभी कभी पेमेंट थोड़ा लेट हो जाता है और वो भास्कर को ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भास्कर ब्राइब लेने से साफ साफ मना कर देता है और सूरज को 2 हफ्ते की फाइनल डेडलाइन देकर यहाँ से जाने को कहता है। अब आगे हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सूरज वापस से आता है तो भास्कर 2 हफ्तों की जगह 4 हफ्ते में सेटलमेंट करने का रीजन पूछता है, जिस पर सूरज बोलता है कि कटारी बैंक में थोड़ा डिले चल रहा है। और फिर वो भास्कर से हर्षा मेहरा की कंपनी ग्रो हाई और हर्षा मेहरा के अकाउंट की एक कॉपी मंगाता है। तो भास्कर लता मैम से स्टेटमेंट लाने को बोलते हैं, जहाँ वो दोनों अकाउंट की 2-2 कॉपी ले आती है, लेकिन सूरज को एक कॉपी ही चाहिए होती है, तो वो दोनों अकाउंट की दूसरी कॉपी को भास्कर को ही दे देता है। तब भास्कर उन स्टेटमेंट को चेक करता है तो उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन वो यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि जब मगधा बैंक हर्षा को पैसे देता है तो वो पैसे कटारी बैंक में जाने चाहिए थे, लेकिन वो जाते हैं हर्षा की कंपनी ग्रो हाई में। जिसके बाद भास्कर तुरंत कटारी बैंक जाता है, जहाँ वो उनकी बातों से समझ जाता है कि ये पूरी बैंक ही बिक चुकी है। तब फिर वो ये पता लगाने के लिए बीएसई के बाहर जाता है कि आखिरकार हर्षा इन पैसों का करता क्या है। वहाँ भास्कर को पता चलता है कि हर्षा किसी कंपनी से कम रेट में बल्क में शेयर्स खरीद लेता है और फिर उस शेयर का भाव बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों से महंगे दाम पर उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने को बोलता है। और फिर वो उस शेयर को तब तक खरीदता रहता है जब तक कि मार्केट में उस शेयर का प्राइस बढ़ ना जाए, और जब रेट बढ़ जाता है तो हर्षा एक ही साथ सारे शेयर बेच देता है।
ये इलीगल है, फिर भी हर्षा इस तरह से 4 हफ्तों में ही 10 गुना से भी ज्यादा कमा लेता है। तब भास्कर समझ जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, तो वो तुरंत घर जाता है और लता मैम को कॉल करके चेयरमैन का नंबर मंगाता है। यहाँ लता मैम बताती है कि सूरज आपका वेट कर रहा है और आपके घर का नंबर मांग रहा है। तो भास्कर उसको नंबर देने के लिए मना कर देता है। तभी यहाँ सुमति आती है और बोलती है कि आज कार्तिक ने एक लड़के को चॉकलेट की चोरी करते हुए देखा, तो उसने टीचर को ना बताकर उससे आधी चॉकलेट ले ली। जिस पर कार्तिक बोलता है कि अगर टीचर को बता देता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, अभी कम से कम आधी चॉकलेट तो मिली। जिसे सुन सुमति उसे काफी डांटती है, लेकिन इससे भास्कर को आइडिया आता है और अब वो चेयरमैन को कॉल न करके सूरज से बात करने को राजी हो जाता है। तब सूरज भास्कर से पर्सनली मिलने को बोलता है और जब भास्कर सूरज से मिलने जाता है तो सूरज उसे एक चेक देता है, लेकिन भास्कर उसे बिना देखे ही फाड़ देता है और बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे खरीदना चाहते हो तो उसकी कीमत मैं खुद तय करूंगा। और सूरज से बोलता है कि तुम जो भी BRS लाओगे उनमें 1% हिस्सा कैश में उसे चाहिए। इसके अलावा जो शेयर ट्रेड करोगे उसकी जानकारी उसे एक दिन पहले ही चाहिए, जिसके लिए सूरज मान जाता है। तब फिर भास्कर सूरज के BR क्लियर कर देता है, जिसके लिए भास्कर को पहला कट 25 लाख रुपए का मिलता है, जिसे वो अनवर के जरिए टोटल 4% कमीशन देकर लॉटरी की विनिंग टिकट ले लेता है, जिससे कि उसका ब्लैक मनी व्हाइट हो सके। और टैक्स कटने के बाद 17 लाख रुपए उसके पास व्हाइट मनी आ जाता है। और जब वो लॉटरी लगने की खबर पूरे परिवार को बताता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी को भी उसके असली कमाई के बारे में पता नहीं रहता। जिसके बाद भास्कर एक ब्रोकर के पास जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता है और सारे पैसे सूरज के बताए हुए शेयर में लगा देता है। 2 हफ्तों बाद सूरज उन शेयर्स को बेचने का बोलता है, तो भास्कर उसी दिन उन शेयर्स को बेचकर 70 लाख रुपए कमा लेता है। अब आगे लक्ष्मण राव पूछते हैं कि तुमने 2 हफ्ते में 70 लाख रुपए कमाए, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे उड़ा दिए। तब फिर हम देखते हैं कि भास्कर की बहन को अपने ही कॉलेज का एक लड़का पसंद आ जाता है, तो दोनों परिवार मिलकर शादी फिक्स कर देते हैं। और फिर एक दिन भास्कर शादी के लिए ज्वेलरी वगैरह लेने जाता है, लेकिन उसकी छोटी गाड़ी और सिंपल कपड़ों की वजह से ज्वेलरी शॉप वाले उसकी इंसल्ट कर देते हैं, जिसे भास्कर अपने ईगो पर ले लेता है और फिर वो एक ही दिन में नई गाड़ी, नए कपड़े और ज्वेलरी में सारे पैसे खर्च कर देता है। और उन रुपयों की अगर आज के टाइम पर वैल्यू देखें तो वो होती है लगभग 3 करोड़ रुपए। और यहाँ जिस आदमी ने भास्कर की बेइज्जती की थी वही उसे सलाम कर रहा था। और फिर भास्कर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब सूरज भास्कर को अगला BR अप्रूव करने का कमीशन देता है, तो भास्कर इन पैसों को व्हाइट कराने के लिए वापस से अनवर के पास जाता है, जहाँ अनवर बोलता है कि अगर हम 3 महीने में 2 बार लॉटरी जीतेंगे तो हम पर शक हो सकता है, हमें हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहिए, जिसके लिए हमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। और कई देशों में ऐसी ही कंपनीज हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट कराती हैं। हम जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के बंदे को कैश देंगे, वो लोग तुरंत हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल देंगे। जिसके बाद भास्कर सुमति के लिए एक होम फूड बिजनेस की कंपनी बनाता है, जिसे देख सुमति बहुत खुश होती है। और यहाँ भास्कर अनवर को उस कंपनी के अकाउंट्स देखने के लिए रख लेता है और इसी कंपनी की आड़ में भास्कर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने लगता है। और अब धीरे धीरे बढ़ते पैसों के साथ भास्कर का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, जिसे उसके पापा नोटिस करने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और भास्कर अब करोड़ों रुपए कमाने लगता है, जहां वो सूरज से कैश में डील करता और उन पैसों को अपनी कंपनी के जरिए दूसरे देशों के बड़े बड़े ऑर्डर्स दिखाकर व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेता। और अनवर हर एक चीज को इतने परफेक्ट तरीके से मैनेज करता जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर भास्कर उसी व्हाइट मनी को शेयर में डाल के और पैसे कमा लेता। लेकिन बाद में अब ऐसा भी टाइम आने लगा जब हर्षा BRs को टाइम पर क्लियर नहीं कर पाता, तो फिर भास्कर उन पेमेंट्स को अब मैनेज करने लगा। और धीरे धीरे भास्कर के अंदर घमंड भी आने लगता है। वो अपनी बाइक से लड़ने लगता है, अपने कलीग्स को नीचा दिखाता है। यही नहीं, अब वो हर एक चीज में क्लास देखने लगता है, भले ही वो चीज पसंद ही ना हो। और भास्कर पटेल भाई का स्कूटर सबके सामने तोड़ देता है और सुमति को भी बहुत सुनाता है, जिससे सुमति को काफी बुरा लगता है, जिस वजह से सुमति भास्कर के साथ एक रूम में न रहकर हॉल में रहने लगती है। अब आगे लक्ष्मण राव पूछते हैं कि तुमने जिस चीज को छुआ वो चीज सोना बन गई, पहले लॉटरी, फिर शेयर, फिर बिजनेस, लेकिन फिर भी तुम इतने हम्बल कैसे हो? तब भास्कर बोलता है कि जब कोई घमंड करता है तो भगवान उसे जोर का थप्पड़ जरूर लगाता है। तो लक्ष्मण राव पूछते हैं कि ये बताओ कितने थप्पड़ खाने के बाद तुमने सुमति होम फूड बंद किया था? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कटारी बैंक के मैनेजर हरिहरन को देखते हैं, जो भास्कर से मिलने के लिए आए होते हैं। तो बातों बातों में भास्कर बोलता है कि हर्षा के साथ शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन अब पेमेंट टाइम पर नहीं आते। जहां हरिहरन बोलते हैं कि 1-2 करोड़ की ही तो बात है, सब मैनेज हो जाएगा। तो भास्कर बोलता है कि 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए हैं। जिसे सुन हरिहरन चौंक जाता है और बोलता है कि 100 करोड़ हो ही नहीं सकते, इतने तो BR भी इशू नहीं किए, और हाईएस्ट BR उन्होंने 9 करोड़ का ही इशू किया था। और जब हरिहरन उन BRs को देखता है तो वो समझ जाता
जाता है कि ये बीआरस और सिग्नेचर सब फेक हैं और हरिहरन आगे बोलते हैं कि आपके बैंक से तो 100 करोड़ रुपए उड़ाए हैं, पता नहीं बाकी बैंक से कितने लिए होंगे। और यहाँ वो घबरा जाते हैं कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और इन लोगों को जेल भी हो जाएगी। जिसके बाद हरिहरन यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भास्कर के ऑफिस से निकलते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है, जिससे भास्कर को बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब वो सूरज को सारे पेमेंट्स की सेटलमेंट करने को बोलता है तो सूरज उल्टा भास्कर को ही धमकाने लगता है और उसे हरिहरन की डेथ का भी कोई अफसोस नहीं होता, जिस वजह से भास्कर को सूरज का साथ देने पर और ज्यादा पछतावा होने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर को पता चलता है कि सांबा को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो कुछ ले दे के इस मैटर को सेटल कराता है। और फिर सांबा बोलता है कि उसको बिजनेस में धोखा मिला, जिस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुमति के भाई को भी बिजनेस में लॉस हो गया था, तो वो भास्कर से कुछ मदद करने को बोलता है, लेकिन भास्कर उनकी एक नहीं सुनता। और यह सुमति की माँ भी भास्कर की अकड़ को देखकर काफी उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे सुमति को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ और भाई को काफी सुना देती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तू जिस होम फूड बिजनेस से पैसे कमा रही है वो आइडिया मेरा था, जिससे सुमति को और गुस्सा आता है और वो होम फूड बिजनेस वाली शॉप को पूरा तोड़ देती है। और भास्कर के घमंडी हो जाने पर वो उसे भी काफी सुनाती है। जिसके बाद भास्कर के पिता प्रहलाद जी भास्कर को रूम में बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पहले तो उन्हें बोलता देख सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। अब भास्कर को रूम में बुलाकर प्रहलाद जी सारी रिसीट वगैरह को देखकर भास्कर से सबको सच बताने को बोलते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी टॉप के सीए रह चुके थे, तो उन्हें लॉटरी से लेकर हवाला तक सारी चीजें पता ही थी। अब यहाँ भास्कर अपने पिता को सारी चीजें बता देता है, तो प्रहलाद जी उसे काफी डांटते हैं, जहाँ सफाई में भास्कर बोलता है कि पापा ये सब तो मैं परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। इस पर प्रहलाद जी बोलते हैं कि एक वक्त था जब पैसे कमाना तेरी जरूरत थी, शुरू तो सब परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ही भूलते चले जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जुए की भी एक फितरत होती है, तुम कितना अच्छा खेलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, रुकना कब है ये सबसे जरूरी है। और जब भास्कर रूम से बाहर निकलता है तो सुमति अब तक की सारी बातें सुन चुकी होती है और उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि सुमति होम फूड वगैरह ये सब झूठ था। जिसके बाद भास्कर अनवर को होम फूड वाला बिजनेस बंद करने को बोलता है और फिर वो शेयर के भी सारे पैसे निकाल लेता है। इसके आगे भास्कर सूरज के लाए हुए बीआरस को अप्रूव नहीं करता, तो फिर उसके सीनियर सूरज को बीआर से सू करने के लिए दवा डालने लगते हैं, जिस वजह से अब भास्कर ऑफिस से ही गायब रहने लगता है, जिससे कि उसे सूरज को फेस ही ना करना पड़े। अब आगे भास्कर अपने छोटे भाई से पूछता है कि उसका इंडिया वापस आने का कोई प्लान है क्या, तो वो मना कर देता है। तब फिर भास्कर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और वहीं पर एक अच्छा सा घर खरीदने को बोलता है। साथ ही वो अपना मुंबई वाला घर छोटी बहन के नाम कर देता है। और फिर भास्कर सुमति के भाई से मिलता है और उनको भी बिजनेस के लिए पैसे दे देता है, लेकिन उनको प्रॉफिट का 10% सांबा को देने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और फिर भास्कर अपने कलीग से माफी मांगता है जिनका भी उसने दिल दुखाया था, और वो नारायण सर को अपनी मारुति कार भी दे देता है। इसके अलावा वो पटेल भाई से भी माफी मांगता है और उनको अपना स्कूटर भी दे देता है, जिसके बाद भास्कर अपनी बाइक से रिश्ते सुधारता है और दोबारा कभी ऐसा न होने का प्रॉमिस भी करता है। अब यहाँ भास्कर को सही रास्ते पर देख प्रहलाद जी भी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि भास्कर के सीनियर विनोद भास्कर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और भास्कर को हर्षा की बीआरस क्लियर करने को बोलते हैं, लेकिन भास्कर उनको साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से यहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है। तो भास्कर सबके सामने एचआर डिपार्टमेंट में अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देता है। जिसके बाद हम उसी दिन का सीन देखते हैं जब सीबीआई चीफ भास्कर को बैंक में लेकर आए थे, जहां सारी डिटेल्स देखने के बाद लक्ष्मण राव बोलते हैं कि हमें तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, तुमने सारे गलत काम किए होंगे लेकिन बिना कोई सबूत छोड़े, फिर भी हम सीबीआई वाले हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। अगर कुछ नहीं भी मिला तो भी इतने केस कर देंगे कि तुम उनसे कभी नहीं निकल पाओगे और तुम्हारे अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाएंगे। आगे लक्ष्मण राव बोलते हैं कि वो ये सब करना तो नहीं चाहते और उनके पास भास्कर के लिए एक डील है। अगर भास्कर को आजाद होना है तो उसे ग्रो हाई कंपनी के नाम पर 100 करोड़ का चेक बनाना होगा, यानी कि भास्कर को अपनी अब तक की पूरी कमाई हर्षा को देनी होगी, और ये पैसे जब हर्षा अपने अकाउंट से मगधा बैंक को भेज देगा तो जब आरबीआई वाले इंस्पेक्शन करने आएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद लक्ष्मण राव भास्कर को चेयरमैन को सौंपकर यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ चेयरमैन विनोद को एक नई चेकबुक इशू करने के लिए बोलता है और भास्कर से बोलता है कि तुम्हें प्रमोट किया था सिर्फ हर्षा के बीआरस पर साइन करने के लिए। इन बीआरस के जरिए कई लोगों के द्वारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हर्षा का लालच बढ़ने लगा। आगे चेयरमैन बोलते हैं कि हमें हर्षा के प्रॉफिट्स का हिस्सा तो मिला, लेकिन अब उसके रिस्क के भागीदार भी बन गए। आगे चेयरमैन भास्कर से बोलते हैं कि जब हरिहरन की डेथ हुई तो तुमने बीआरस पर साइन करने से मना कर दिया, लेकिन तुम आरबीआई के पास क्यों गए? और यहाँ हमें पता चलता है कि भास्कर खुद आरबीआई के पास गया था और मगधा बैंक में हो रहे फ्रॉड की शिकायत कर दी थी। जिसके बाद चेयरमैन भास्कर को 100 करोड़ के चेक्स पर साइन करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि हर्षा के 100 करोड़ रुपए को बैंक में वापस मैनेज किया जा सके। यहाँ पर भास्कर थोड़ी देर तक सोचता है और फिर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सभी चेक्स पर साइन कर देता है और वापस अपने घर की ओर चला जाता है।
अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सूरज भास्कर के चेक्स ग्रो हाई कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए लाता है। तब लता मैम विनोद को बताती हैं कि भास्कर ने तो 10 दिन पहले ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लिया है और पूरे पैसे बैंक से निकाल कर ले गया है। तब फिर विनोद कंप्यूटर में भास्कर का अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें अकाउंट अभी भी एक्टिव दिख रहा होता है और बैलेंस भी 100 करोड़ रहता है। जिस पर लता मैम बोलती हैं कि ये तो फरवरी का अपडेट है, मार्च का अपडेट तो मंथ एंड में होगा। इसे सुन विनोद के होश उड़ जाते हैं और फिर वो ये न्यूज लक्ष्मण राव और चेयरमैन को देते हैं तो वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं और अब तक भास्कर देश छोड़कर बॉस्टन यूएसए के लिए निकल चुका होता है। जिसके बाद हम कुछ हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहां भास्कर अपने पापा को बताता है कि ये स्कैम बहुत बड़ा है, कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, कहीं न कहीं तो वो फंस ही रहा है। तो प्रहलाद जी पूरे परिवार के साथ इस देश को ही छोड़ने की सलाह देते हैं। तब भास्कर एंथनी के जरिए बॉस्टन के एक होटल को खरीद लेता है तो इतना इन्वेस्टमेंट करने पर उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता है और 5 साल बाद सिटीजनशिप मिलना भी कंफर्म हो जाती है। और यहाँ भास्कर के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए प्रहलाद भास्कर को अपने फ्रेंड्स के पास भेजते हैं, जिससे भास्कर के इनकम टैक्स वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद भास्कर तुरंत होटल खरीद लेता है और उसका इन्वेस्टमेंट वीजा भी टाइम से पहले आ जाता है। और यहाँ से जाने से पहले प्रहलाद जी ही भास्कर को आरबीआई कंप्लीट करने के लिए भेजते हैं, जिससे भास्कर एक सरकारी गवाह बन जाता है और वो इस केस से बच जाता है। इसके बाद हम लक्ष्मण राव को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ भास्कर के घर जाता है। तो भास्कर अब तक बॉस्टन पहुंच चुका होता है और लक्ष्मण राव को यहाँ अचार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर लक्ष्मण राव ने भास्कर को अपनी वाइफ के हाथ का अचार खिलाने के लिए बोला था, इसलिए भास्कर जानबूझकर लक्ष्मण राव के लिए अचार छोड़ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई वाले मगधा बैंक पर रेड करते हैं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए गायब मिलते हैं। तब वो चेयरमैन और विनोद को अरेस्ट करके ले जाते हैं, साथ ही सीबीआई चीफ लक्ष्मण राव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ विनोद बोलता है कि जब उसे अमेरिका भागना ही था तो ऐसे ही चला जाता, हमें फंसाने की क्या जरूरत थी। तब लक्ष्मण राव बोलते हैं कि अगर ये स्कैम बाहर आ जाता तो पूरा क्रिमिनल वही होता, लेकिन अभी भास्कर ने इस केस को एक्सपोज किया है तो वो बच गया है। और आगे वो बोलते हैं कि भास्कर को पहले से ही पता था कि तुम लोग भी हर्षा के साथ मिले हुए हो, इसलिए वो बिंदास डील करता रहा। भास्कर ने हर्षा के साथ एक भी डायरेक्ट डील नहीं की और ना ही उसने ग्रो हाई कंपनी के जरिए एक भी शेयर खरीदा, इसलिए हर्षा के साथ उसका कोई भी लिंक प्रूफ नहीं होगा। और भास्कर ने सबके सामने रिजाइन करके खुद को विक्टिम साबित कर दिया था और आरबीआई में जाकर सरकारी गवाह भी बन गया था। इस वजह से उस पर कोई केस नहीं हुआ और जब तक हमने उसके लिए फील्डिंग सेट की उसने खेलना ही बंद कर दिया। जिसके बाद हम बॉस्टन का सीन देखते हैं, जहाँ भास्कर एक होटल का मालिक बन गया था और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा था। जहाँ लास्ट में भास्कर डायरेक्ट हमसे बात करके बोलता है कि अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार को याद रखा जाएगा, और अगर आप हार कर जीतते हैं तो आपकी जीत याद रहेगी। और फिर भास्कर हमसे पूछता है कि ये दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लकी भास्कर वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, और इसका रीजन है भास्कर का कैरेक्टर। जहाँ भास्कर पहले काफी स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और कहीं न कहीं हम सब भी अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पैसे आने के साथ भास्कर के अंदर कुछ चेंजेस भी आए थे, फिर भी उसने अपने आप को समय रहते सुधार लिया था। और यही उसकी खूबी काफी अच्छी लगी, जहाँ उसने लास्ट में अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया था। यही नहीं, उसने स्ट्रेंजर्स की भी काफी हेल्प की थी। इसलिए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुका है, तो अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।